हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है वर्क और एनर्जी। और ये चैप्टर आपके दो तरह से बहुत यूज़फुल हैं। एक तो आपने, जैसा कि अगर आप रिकॉल करें, हमने अब तक क्या किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर हमने मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशन, और फिर उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव की थी, और उसके बाद में हमने कॉज ऑफ मोशन दैट इज़ द फोर्सेस और उससे रिलेटेड लॉज ऑफ न्यूटन्स पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अब तक सिर्फ फोर्सेस से डील किया, और फोर्सेस से डील करने में, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर, तो आपने देखा कि उसको मल्टीप्लिकेशन और डायरेक्शन और कई प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर उन्हीं क्वेश्चन को जिनको आपने पिछले टाइम फोर्स के कंसेप्ट से सॉल्व किया है, अगर आप एनर्जी का कंसेप्ट जानने के बाद में जब एनर्जी के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये कंसेप्ट बहुत आसान है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी इस टॉपिक पे ग्रिप है तो आप देखेंगे कि जो आपके दूसरे टॉपिक्स हैं जो कंपटीशन के लिए, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इवन मॉडर्न फिजिक्स, उसमें ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। So with that motivation we start the topic work and energy. Now work, जो हम डे टू डे हम जो हमारे लैंग्वेज में जो वर्ड वर्क समझते हैं, वो एक अनसाइंटिफिक वे में है। क्योंकि जैसे डे टू डे में हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया आप कोई फिजिक्स का काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, और आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और दिन भर आप लगे हुए हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कहेंगे कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, बिकॉज आप अपने वर्क को रिलेट करते हैं अपनी थकान से, ओके, या अपने फटीग से। जबकि यही अगर आपका फ्रेंड मान लीजिए उसको सब कुछ पता है और वो मिनटों में वो क्वेश्चन सॉल्व करके विद इन आवर ये कंप्लीट द पेपर, तो वो कहेगा कि मेरा कुछ आज कुछ वर्क हुआ ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर द सेम एक्टिविटी आपके 2 वर्जन आ गए, बट साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस के अंदर फॉर द सेम जॉब आपको सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सो यहाँ पे वर्क का जो फिजिक्स में मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो हम डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। सो लेट अस सी क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट थिंग हमें वर्क के बारे में जानने की ज़रूरत है कि वर्क होता क्या है और वर्क कैसे किया जाता है। ओके, सो जैसे मान लीजिए अगर मैं वर्क करना चाहूँ तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लीजिए मैंने ये बकेट है, ओके, ये बकेट है और मैं इसके ऊपर वर्क करना चाहूँ, तो व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर मी, यानी मुझे या तो इसको पुश करना पड़ेगा या इसको पुल करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वर्क इज़ द फोर्स। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वर्क इज़ द फोर्स, ओके। बट क्या ये इनफ है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोर्ड को प्रेस कर रहा हूँ, ओके, आई एम अप्लाइंग ए फोर्स, और ये बोर्ड या वॉल मूव नहीं हो रही है, तो क्या मैं वर्क कर रहा हूँ? नहीं, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल और द बोर्ड। इंटरनली भली माई बॉडी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स माइट बी वर्किंग, ओके, बट एक्सटर्नली आई एम नॉट वर्किंग एनीथिंग। सिमिलरली जब तक मैं इसको बकेट को मूव नहीं करूँगा, ओके, अब जब तक इसको मैं आगे पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 नहीं ले जाऊँगा, I will not be, it will not be called that I have done a work on this bucket. Okay, so the second element of the work is there should be a displacement. There should be a displacement. Okay, अब ये फोर्स के लिए what is essential? That means फोर्स के लिए मेरे पास में आई हैड एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ द एनर्जी मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। दैट मीन्स आई हैव ट्रांसफर्ड माई एनर्जी थ्रू दिस फोर्स टू दिस बकेट, ओके, तभी बकेट के अंदर में एनर्जी आई और इट हैज़ मूव्ड, बिकॉज द वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ओके। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पुतला को इसको खड़ा कर दूँ तो वो तो बकेट को नहीं मूव कर सकता, बिकॉज ही हैड नो एनर्जी। So it is essential that I should have a energy, that energy is transferred through the force to the bucket. That means I can say that work is also equal to energy. Okay, that means work is nothing but one way of telling the work is that it is a transfer of energy from one object to another object. So as a concept I can write work is transfer of energy
एनर्जी टू एंड फ्रॉम ऑल्सो। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बकेट कोई मेरे ऊपर फेंक रहा है तेजी से, तो मैं क्या करूंगा, बकेट को रोकूंगा। दैट मीन्स ऑल दैट एनर्जी ऑफ द बकेट मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। सो इट कुड बी बोथ वे। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू और फ्रॉम object. Okay, so I can say that work is also equal to the energy or transfer of energy from the one object to the another object. Okay, so ये तो conceptually था, ये तो it was a concept. लेकिन अगर मेरे को इसको मैथमेटिक्स टर्म में डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा? बिकॉज मुझे ये पता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द टू एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वर्क, और वर्क को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ W से। ओके, सो अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो एज पर दिस इक्वेशन तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स, विच इज़ नॉट एज पर आवर डेफिनेशन। और सिमिलरली बाय द सेम लॉजिक माइनस भी नहीं हो सकता है। सो ओनली वे इट इज़ द वर्क कैन बी डिफाइंड इज द वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स इट इज़ द फोर्स इन द डायरेक्शन force in the direction of displacement multiply by displacement. This is the definition of, that means work done is equal to force in the direction of displacement and displacement. Now इसमें हमारा assumption क्या है? That means what we are assuming is that F is parallel to displacement, that is force and displacement दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ओके, सो आपके जो 9th क्लास में है, 9th क्लास में डेफिनेशन इज ओनली अप टू दिस पॉइंट दैट वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि ये फोर्स क्या है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट अगर का इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स शुड बी ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। इफ दिस इज एफ एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, then the work done from moving object from here to here by this force is equal to F into D. Okay, so आपके 9th क्लास तक तो this is valid, but reality में force is not always like this, because force is a vector, displacement also is a vector. तो इसलिए मेरे को ये देखना है कि अगर तो मुझे वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो how do I define the work? So let us see that. Let us see that. So one equation which I will write here, the first equation of the work mathematical is equal to force into displacement. और understanding इसमें ये है कि force is in the direction of the displacement. Now in case of a vector, let us say मान लीजिए this is one object and I am applying a force here F. Let us say it is at angle theta. Okay, and this is moving to a new position. This is force F, और मान लीजिए this is R1, this is R2, and it has moved delta R. मैं delta R ले रहा हूँ because it is in a space, so it is I have taken delta R. Okay, अब this is the force which has moved. So अगर मैं बाय दिस डेफिनेशन जाता हूँ, मतलब फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, सो इस केस में फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या होगी, एफ कॉस थीटा। ओके, सो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क। सो एक और इक्वेशन मेरे को मिल गई, अगर मेरे को फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो, बट अगर मेरे को फोर्स और उसका एंगल दिया हुआ हो, तो आई कैन से इट इज एफ कॉस थीटा इनटू डेल्टा आर, वेयर डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, दिस इज द वन टर्म, दिस इज द एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. So this is another equation which I got it,
दैट मीन्स अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट दिया है और एंगल दिया है बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, देन आई कैन यूज दिस इक्वेशन। ओके, नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, सो दैट मीन्स इट हैज़ गॉट एफ जी, इट हैज़ गॉट एफ जी, इट हैज़ गॉट ए नॉर्मल, और मान लीजिए इट इज फ्रिक्शनलेस है, सो देयर इज नो फ्रिक्शन। सो अगर मैं इसको अगर देखता हूँ तो n प्लस एफ साइन थीटा, ये तो इसको एफ जी को बैलेंस कर देते हैं। इसका मतलब n प्लस एफ साइन थीटा एंड एफ जी हैज़ नो रोल ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हियर। सो क्या ये f रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, रिस्पॉन्सिबल इज ओनली f cos theta, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द f cos theta इज रिस्पॉन्सिबल। सो द न्यू इक्वेशन विच आई हैव डिराइव्ड इज द f cos theta into del r। लेकिन अगर मेरे को ये अगर एंगल नहीं और मेरे को ये वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तो फिर मैं क्या करूँगा? दैट मीन्स इफ आई एम गिवन दिस फोर्स एंड the displacement in the vector form. For example, मान लीजिए if f is given like say fxi plus fyj plus fzk ijk, okay, and delta r क्या होगा? It is a r1 minus r2, okay, it is given as a, for example, it is a xi plus yj प्लस जेड के, ओके, इफ इट इज़ गिवन इन दिस फॉर्म। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने वेक्टर जो पढ़ा है पर्टिकुलरली जो 11th क्लास में है, कि वेक्टर के दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। वन इज़ द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का आउटकम और द आंसर ऑल्सो इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, एंड सेकेंड इज द क्रॉस प्रोडक्ट जिसका आंसर इज द वेक्टर। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर दो वेक्टर हैं a और b, दो वेक्टर हैं a और b, और ये एंगल है थीटा, और मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ओके, सो मैं कैसे लेता हूँ? विल बी इक्वल टू द वेक्टर a मैग्नीट्यूड एंड कंपोनेंट ऑफ, दैट मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन OA, ओके। मान लीजिए दिस इज इक्वल टू से आई कॉल इट अ bx, okay, so it is the bx, okay, so this is nothing but this is magnitude of vector a, magnitude of vector b, and angle of between a and b, okay, this is the projection is the b cos theta। so ये हमें पता है कि this is the dot product of the two vector। now अब आप इधर देखिए, if I redraw this, तो क्या है? This is my delta r, the displacement, और this is my angle f, okay, और ये एंगल है थीटा, ओके। सो इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन अगर मैं डालूँ तो प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? इट विल बी f cos थीटा, और आई कॉल इट लेट अस से fx, ओके। सो आप देखिए इधर fx इज f cos थीटा, दैट मीन्स आई गॉट अगेन दिस इज योर fx, सो यू हैव गॉट टू वेक्टर, ओके, and fx del r by our definition, f into del r is the work, हमारी definition क्या है? into your, that means f cos theta into displacement जो हमने अभी वहाँ निकाला था। दिस इज आवर डेफिनेशन, और ये क्या है? दिस इज सेम एज दैट, बाय दैट लॉजिक इट इज द डॉट प्रोडक्ट vector f and dot product of, or let me call it like this, it is a dot product of vector f and del r is w, okay। सो मेरे को अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो दैट विल गिव मी द वर्क डन। सो दैट मीन्स एक मेरे को और थर्ड इक्वेशन क्या मिल गई? W is equal to f dot delta r, that is the displacement। that means अगर मेरे को फोर्स वेक्टर दिया है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, तो मैं क्या करूँगा? इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? दैट मीन्स f डॉट del r will be equal to I by I, j by j, k by k without any ijk, that means it will be
एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एफ वाई मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस एफ जेड multiply by z, and this is a scalar quantity. Okay, so that means I get the work done. This is equal to the work done. Okay, so हमने 3 इक्वेशन यहाँ डिराइव कर ली है. ये देखिए, अगर मेरे को तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तब तो इट इज एफ इंटू डी, और अगर मेरे को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दिया है देन इट इज एफ कॉस थीटा इनटू द डिस्प्लेसमेंट, और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, सो आई हैव गॉट नाउ 3 इक्वेशन टू सॉल्व द वर्क. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ द वर्क डन. और अगर हम इसकी नेचर देखते हैं, अगर देखिए वर्क डन इज by this definition work done is a scalar, लेकिन फिर भी हम कभी क्या होता है, हम इसको वर्क डन को पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करते हैं. उसका क्या मतलब है देखते हैं. सो नेचर ऑफ वर्क डन. उससे पहले नेचर ऑफ वर्क डन से हम ये देख लेते हैं कि वर्क डन की यूनिट क्या होगी. दैट मीन्स वर्क डन और मैं फॉर्मूले से लेता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर. ओके, और इसको हम कभी इसको हम जूल भी बोलते हैं. ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ द वर्क. और ये तो एमकेएस सिस्टम में, और जनरली कुछ यूनिट ऐसी होती है जो कभी सीजीएस में भी हमें दे दी जाती है. तो अगर मैं जो सीजीएस सिस्टम में मैं देखूँ तो सीजीएस सिस्टम इसको बोलते हैं अर्ग. और इसकी अर्ग और जूल के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 to the power -7 जूल. ओके, और क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये वर्क आपके मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अनदर यूनिट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अनदर यूनिट विच विल बी इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 J. Okay, 1 electron volt will be equal to 1.6 into 10 to the power -19 joule. So these are the unit. और अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ तो क्या होगा, बाय द सेम डेफिनेशन वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा, विल बी इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर s-2. ओके, सो kg m and L2 and s -2. That means it will be m L2 s -2. सो ये इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी. ओके, सो ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी. और अब हम देखते हैं इसकी जो वर्क की नेचर है, नेचर यानी जो प्लस माइनस में आप कह रहा था. सो when is the work or for पॉजिटिव वर्क अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, जैसे मान लीजिए वर्क इज इक्वल टू एफ डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा. ओके, सो पॉजिटिव वर्क कब होगा, व्हेन थीटा इज बिटवीन cos थीटा इज पॉजिटिव. cos थीटा इज पॉजिटिव मतलब लेस देन पॉजिटिव वर्क व्हेन थीटा इज लेस देन 90. ओके, दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसका मोशन है और ये इसकी फोर्स है, ओके, लेस देन 90, तो वर्क विल बी पॉजिटिव. ओके, सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल तो यही है व्हेन द एंगल इज लेस देन दिस. और फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका फ्री बॉडी है, फ्री फॉल है तो बॉडी इज कमिंग डाउन और एफ जी ऑल्सो इज डाउन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0. सो दैट मीन्स ग्रेविटी विल एक्ट एज ए पॉजिटिव वर्क व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग डाउन. ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल. और कभी कभी आपके फ्रिक्शन भी पॉजिटिव हो जाती है. कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए अगर 2 ब्लॉक है,
दो ब्लॉक है और मैंने ऊपर वाले पे फोर्स लगाया F, ओके। तो क्या होगा अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो देयर विल बी ए, सिंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहे हैं बट बोथ आर मूविंग टुगेदर, दैट मीन्स देयर विल बी ए फोर्स हियर, देयर विल बी फोर्स हियर और फ्रिक्शन हियर। और नीचे वाला ब्लॉक अगर मैं देखूं तो फ्रिक्शन विल एक्ट टुगेदर विल बी दिस साइड, ओके। सो मोशन इज टुवर्ड दिस साइड, ओके, बोथ आर मूविंग दिस साइड। सो ये फ्रिक्शन इसको मूव कर रही है, दैट मीन्स नाउ दिस फ्रिक्शन इज डूइंग ए पॉजिटिव वर्क इस केस के अंदर। तो ये अगर मैं ग्राउंड के रेफरेंस में देख रहा हूँ तब तो ठीक है, इट्स ओके, यानी विद अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज अ ग्राउंड दिस फ्रिक्शन इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर मैं विद अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस जो लार्ज मास है, नीचे वाला मास, इसके रेफरेंस में देखूँ तो इवन दिस आल्सो इज नॉट मूविंग, सो इवन एफ इज नॉट डूइंग एनी वर्क, ओके। सो वही भी इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना क्वेश्चन में कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो वर्क पूछ रहा है, ओके। सो दिस इज द केस वेयर द फ्रिक्शन कैन आल्सो बी a positive thing. So these are the example of a positive work. And for negative work, naturally negative work कब आएगा? When theta is greater than 90 degree. This is the motion, this is the direction of D and this is the direction of F. So when theta is greater than 90, okay. सो एक तो एग्जाम्पल ग्रेविटी वाला ही है, जब व्हेन द बॉल इज गोइंग अप, व्हेन द बॉल इज गोइंग अप तो आप देखिए कि एफ जी इज डाउन, सो देयर इज अ 180 डिग्री, ओके। सो ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो देयर इज अ वन एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव वर्क। इवन फ्रिक्शन जब आपका जब सॉलिड सरफेस पे एक मास है एंड फोर्स इज हियर एंड इफ इट इज मूविंग दैट मीन्स फ्रिक्शन इज एक्टिंग दिस साइड। इफ फ्रिक्शन इज force is more than the maximum friction, then this friction is doing a negative work, okay. So these are the example of a negative work. मान लीजिए इवन चार्ज है, मान लीजिए दो चार्ज है प्लस चार्ज है, so there is a electrostatic field between them। और अगर मैं इन चार्ज को ऊपर आपस में ले आ रहा हूँ, पास में ले आ रहा हूँ, तो फील्ड इज अपोजिंग दिस चार्ज, so the work done by the field also is negative। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ए नेगेटिव, यानी कभी भी आपका जब मोर देन 90 हो तो यू विल गेट द नेगेटिव वर्क डन, ओके। सो नाउ व्हेन इज द वर्क डन जीरो, व्हेन इज द वर्क डन जीरो? सो वर्क डन जीरो कब होता है? वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, नेचुरली एक तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो व्हेन एफ इज जीरो, फर्स्ट केस व्हेन एफ इज जीरो, सेकेंड केस क्या हो गया? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डेल आर इज जीरो और डी इज जीरो, तब भी आपको देखिए वर्क डन विल बी जीरो। और थर्ड केस कब हो गया? व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द वर्क डन ऑल्सो इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक बॉल है, अगर एक बॉल है और अगर ये देयर इज ए फोर्स हियर और ये बॉल इधर जा रही है और मैं इसके 90 डिग्री पे ये फोर्स लगा देता हूँ, तो क्या होगा? द बॉल विल टेक ए सर्कुलर पाथ बट स्पीड विल नॉट चेंज, सो दिस वर्क सिंस इट इज 90 डिग्री द वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। और या मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई मैं स्टोन स्ट्रिंग से बांध करके अगर स्टोन को घुमाता हूँ जैसे इन ए सर्कुलर फॉर्म, तब भी क्या होगा? ये जो टेंशन है, दिस टेंशन विल बी हैविंग ए जीरो वर्क बिकॉज माई वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस, ओके। या जैसे मान लो कोई स्टार है और स्टार के अराउंड कोई मान लीजिए प्लैनेट है, अगर प्लैनेट है तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग इनसाइड, सो दिस फोर्स आल्सो इज एट 90 डिग्री बिकॉज मोशन इज टेंजेंट टू द सर्कल, ओके, और 90 डिग्री टू दिस। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो विल बी जीरो। और या इवन पेंडुलम है, पेंडुलम में जब ये मान लीजिए मास है, ओके, सो देयर इज अ टेंशन हियर, लेकिन पेंडुलम गोज लाइक दिस, सो अगेन दिस इज 90 डिग्री, ओके। सो द वर्क डन बाय दिस टेंशन आल्सो इज जीरो।
So these are the example when the work done, even work done by friction also can be zero. Work done by friction can be zero. अगर मान लिए if friction, if F, if is less than Fs maximum, less than Fs maximum, that means आपने force लगाया इधर but it has not moved. Okay, so then also the work done is zero. Okay, so these are the examples. Even work done by a pulley also is zero, because pulley का क्या होता है, the weight is acting down whereas he is moving horizontally, so even work done by pulley also is zero. So कभी कभी आपको क्या होता है कि on this cos theta के ऊपर भी MCQ आ जाता है. For example, if I ask you say what is the angle at which work done is maximum, at which work done is maximum. So आपको ऐसे केसेस में क्या है कि वो cos थीटा की टेबल याद रखनी चाहिए आपको. वो क्या है cos थीटा की टेबल? दिस इज 0, 30, 45, this is what 60, this is 90 and this is 180. So अगर मैं cos थीटा की वैल्यू देखता हूं तो at 0 पे it is 1 and this is 0.866, this is 0.7, that is 70%, this is 0.5, this is 0 and this is -1. So अगर मान लीजिए MCQ है कि at which angle between F and del R work done is maximum, तो कहाँ होगा? जहां पे cos theta is maximum. Now cos theta maximum कहाँ है? देखिए दो जगह पे है, that means at 0 and at -1. माइनस साइन तो हमने अपने हिसाब से दिया, बट द वर्क डन इज मैक्सिमम एट बोथ दिस एंगल. ओके, सो दैट मीन्स एक दूसरा तरीका हम ये भी कह सकते हैं कि जो माइनस वर्क कब होता है? when you are taking energy from the system, okay, or when the speed is getting down, so then you can say the work is negative. or positive work कब होगा? when the speed is increasing or you are adding energy to the system, then it will be the positive work. so वो तो हमने तय किया, but the answer to this will be both 0 degree and 180 degree. okay, suppose if I ask at what angle the work done is, let us say half the maximum, work done is half the maximum, so क्या होगा? And again, where is the cos theta is 0.5, that means it is at this 60 degree. This will be the answer. Okay, so these are the things you should keep in mind. अब हम अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ से भी हम किस तरह से वर्क डन निकाल सकते हैं. पर्टिकुलरली 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन आया था कि आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राफ दिया हुआ है, लेट अस से फोर्स इज कांस्टेंट. ध्यान रखिएगा हमने ये सारी वर्किंग की है एट द फोर्स इज कांस्टेंट. सो इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, लेट अस से दिस इज द ग्राफ गिवन, दैट मींस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट d एंड दिस इज द फोर्स F. ओके, सो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो हमारे ग्राफ में क्या आता है? दिस इज द फोर्स, so this is the force and this is the area. F into d is nothing but it is the area. It is the area. So I can say work done is equal to area under FD curve. Area under FD curve. So ये एक another way of finding the work done अगर आपको ग्राफ दिया है. एक करेक्शन था, जब मैंने आपको डायमेंशनल इक्वेशन बताई थी वर्क डन की, तो मैंने सेकंड को एस से रिप्रेजेंट कर दिया था और सेकंड ही रखा था, जबकि टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से. तो वो जो इक्वेशन थी वो हो जाएगी m L2 t minus 2. ओके, इंस्टेड ऑफ s minus 2 इट विल बी m L2 t minus 2. ये करेक्शन आप कर लीजिएगा.
सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द वर्क के बारे में था। और अब हम आगे करेंगे कि अगर ये फोर्स वेरिएबल हो तो हम कैसे वर्क निकालते हैं, और उसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसके बाद में हम पोटेंशियल एनर्जी। सो वन बाय वन वी विल टेक दिस। आई क्लोज टुडे हियर ओनली। और मेरी लास्ट 2 एडवाइस कि आपने जो कुछ भी नई चीज़ सीखी है उसको नोट डाउन करिए और सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर की टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।